हाय एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे हैं सभी स्टूडेंट का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आप सबके बीच में CHSL 2019 के मैथ्स के क्वेश्चन की सेकंड वीडियो लेके, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 17 मार्च 2020 की शिफ्ट 3 में जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए और 18 मार्च 2020 की शिफ्ट 1 में जो मैथ्स के आपसे 25 क्वेश्चन पूछे गए CHSL 2019 के एग्जाम में। डेली 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेके आ रहा हूं, ताकि आपकी CGL 2021, CHSL 2021, CPO 2021 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ, और इक्वेशन हमारी दोनों लैंग्वेजेस में रहती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, और बेस्ड ऑन लेटेस्ट TCS पैटर्न सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। इससे पहले मैं एक वीडियो आप लोगों को CHSL 2019 के मैथ्स के क्वेश्चन की करा चुका हूं, अभी आई बटन पे आपको वो दिख जाएगी। और इससे पहले मैं आपको CGL 2020, CGL 2019, CPO 2020, CPO 2019 के क्वेश्चंस करा चुका हूं। आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। मैं प्रतीक सेठी, मेरा CGL प्री 2019 में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था मैथ्स में, और मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था मैथ्स में। तो आप लोग मुझ पर रिलाय कर सकते हैं कि मेरी CGL की नॉलेज काफी अच्छी है, और उससे भी ज्यादा अच्छी नॉलेज मेरी मैथमेटिक्स की है। तो आप लोग भरोसा करके तैयारी साथ में कर सकते हैं। और ये हमारे कुछ लिंक है, आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लें। हर जगह कुछ ना कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ आपसे कभी मिस ना हो, जिसमें आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन कराता हूं, और साथ में मैं आपको चैप्टर्स भी कराता हूं। अरिथमेटिक मैथ्स, एडवांस मैथ, दोनों मैथ्स में कराऊंगा। और टेलीग्राम, फेसबुक आप लोग ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे मैं जो भी यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसके नोट्स का PDF, जो भी हमें कमीशन की तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती रहती है, नोटिफिकेशन, एक बार आप विजिट करके देख लें। आपको अच्छा लगे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ईमेल ID है मेरी, और व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग कोई डाउट हो तो आप लोग इंक्वायरी हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, मतलब 17 मार्च शिफ्ट 3 का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में बोला है साइन थीटा की वैल्यू दी है, साइन 3 थीटा की वैल्यू पूछी है। आपको पता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बस क्वेश्चन इतना ही था कि आपको वैल्यू पता होनी चाहिए थी। वैल्यू किस चीज की? कि साइन 3 थीटा की आपको वैल्यू पता है कि नहीं? आपको पता है वैल्यू क्या? 3 साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 4/5 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब 4/5 का आपको क्यूब करना है यहाँ पे। तो आपने देखा कि यहाँ से आ गया 12/5, और यहाँ से कितना आ गया? 4 इंटू 4 चौक 16 चौक 64, और नीचे कितना आ जाएगा? 125। तो आपने देखा 125 आपने यहाँ रखा, तो आपने देखा 25 12 जा कितना होता है? तो आपने यहाँ पे देखा कि 10 से 256 आ जाएगा, और यहाँ पे 25 12 जा कितना होगा? तो आपको पता है 250 300 हो जाएगा। ये 60, हाँ ये 300 हो गया। तो आपने देखा 300 में से अगर मैं 256 घटाऊं तो कितना आएगा? 44/125 इज योर करेक्ट आंसर। कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, पर इट्स ओके। क्वेश्चन में बोला डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड 1/3 ऑफ दैट नंबर। आपने मान लिया कि वो नंबर x है, तो आपने देखा डिफरेंस जो है x और उसके 1/3, मतलब x/3 का वो कितना है? 228। तो आपने देखा क्या? आपने देखा यहाँ पे x माइनस x/3 की वैल्यू 228 दे दी। तो आपने देखा 2x/3 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 228। तो यहाँ पे आपने देखा 2 जो है इसको काट देगा 114 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? x की वैल्यू आपके पास आ गई 342। आपको बोला है क्या कि ये जो 342 आया, मतलब ये जो नंबर आया x, इसका 20% बताए। तो आपको पता है 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। तो आपने देखा कि 342 का 1/5 कितना हो जाएगा? आपको पता चल गया कि 68.4 इज द करेक्ट आंसर। आपने डिवाइड किया किसको? 342 को 5 से, तो आपका 68.4 आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा कि साइन स्क्वायर x जो है वो कितना हो जाएगा? 1/2। तो साइन x कितना हो जाएगा? 1/√2। 1/√2 साइन x कब होता है? जब x की वैल्यू कितनी हो? 45। आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180। 180 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तभी जाके 45 डिग्री आएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है, आपके पास साइड गिवन है, तो आपको पता है सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालते हैं। सेमी पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर का आधा। पैरामीटर कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का? तीनों साइड जोड़ के। तो आपने देखा कि तीनों साइड जोड़ी और डिवाइड कर दिया 2 से, तो आपका सेमी पैरामीटर आ गया, जिसकी वैल्यू कितनी है? 7 6 13 5 18, 18/2 कितना हो जाएगा? 9। और एरिया कैसे निकालते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला, सेमी पैरामीटर इंटू सेमी पैरामीटर माइनस फर्स्ट साइड, सेमी पैरामीटर माइनस सेकंड साइड, सेमी पैरामीटर माइनस थर्ड साइड। तो आपने देखा सेमी पैरामीटर कितना? 9।
9 माइनस 5 कितना 4, 9 माइनस 6 कितना 3 और 2। तो आपने यहाँ से देखा कि 9 बाहर आया तो 3 आ जाएगा, 4 बाहर आया तो 2, और 3 और 2 बाहर नहीं आ सकते, तो 6√6 आपका आंसर आ जाएगा। √6 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, 2.45। तो आपने देखा 6 इंटू 2.45 कितना हो जाएगा, 14.6969 इज योर करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपसे पूछा है क्या 1/5 ऑफ 3/8 ऑफ 1/3 ऑफ 11760 बताएं। आपने देखा कि 5/8 जा 40 और 43 जा कितना होगा 120, मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास कितना आ जाएगा 120। आपने देखा यहाँ से पहले ये चला गया, अब 12 इसको जाएगा, 12 12 निम 108 और फिर 96 कितने पे जाएगा 8 पे। तो आपने देखा 98 इंटू 3, 98 इंटू 3 कितना होगा, यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए, 3 8 24। तो आपने देखा यही एक ऑप्शन ऐसा है जिसका यूनिट डिजिट 4 है। क्वेश्चन में आपको कॉट थीटा दिया है। देखो एक चीज देखना है यहाँ पे कि आपको कॉट थीटा की वैल्यू दिया है, मतलब आपको बेस पता चल गया कितना है, आपको परपेंडिकुलर पता चल गया। अभी हाइपोटेन्यूज निकालने की कोशिश ना करें ऐसे ऑप्शन में, जब आपको ऑप्शन में दिया हुआ है क्या कि 39 और 80 से अलग एक ही वैल्यू दी हुई है आपको, क्या 89। आपको पता चल गया 39 जो है क्या है परपेंडिकुलर, 80 क्या है बेस। आपको 39 और 80 से अलग एक ही वैल्यू दी है, क्या दिया है 89। आपको हर ऑप्शन में ऑलमोस्ट 89 अवेलेबल है, या फिर 39 अवेलेबल है या 80, चौथा नंबर कोई अवेलेबल नहीं है। तो आप हाइपोटेन्यूज समझ ले क्या कि हाइपोटेन्यूज जो है वो 89 है। सबसे बड़ी साइड वैसे है तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 89। आपको कोसेक थीटा पूछा है, कोसेक थीटा कितना होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर कितना है 39। तो 89/39 इज द करेक्ट आंसर। और एक चीज और आपको पता भी होना चाहिए क्या कि 39, 80 और 89 का जो होता है वो ट्रिपलेट होता है, ये आप कहीं नोट भी कर लें। देखो क्वेश्चन में दिया है क्या, क्वेश्चन में दिया है स्मिथ जो है किसी काम को या किसी टास्क को कंप्लीट करता है कितने दिन में 12 दिन में, उसी काम को अजीत जो है 18 दिन में करता है। क्वेश्चन में बोला है इफ दे वर्क टुगेदर ऑन द टास्क फॉर 4 डेज, कितना काम बच जाएगा अगर वो 4 दिन साथ में मिलके काम करते हैं, तो उसके बाद कितना काम बच जाएगा। देखो एक तरीका तो वो है कि आप यहाँ पे टोटल टाइम लिख लो, फिर एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल दो, और एक तरीका जो मैंने कल बताया था आपको वो वाला है। कैसे, आपने देखा कि दोनों काम कर रहे हैं, एक बंदा 12 दिन में काम कर देता है, तो आपने देखा 4 दिन में अगर उसने काम किया, टोटल काम करता है वो 12 दिन में, तो उसने कितना काम कर दिया 1/3 काम कर दिया। फिर आपने देखा कि 4 दिन ही किसने काम किया अजित ने, पर जो टोटल काम है वो कितने दिन में खत्म करता है 18। तो 4 दिन में कितना काम कर दिया उसने, आपने देखा 4 दिन में उसने 2/9 काम कर दिया। आपने देखा टोटल काम, जब फ्रैक्शन की बात करूं 1 की बात करता हूं मैं, क्योंकि 1 जो होता है वो 100% होता है। 100% को मैं 1 लिख सकता हूं कैसे, जब मैंने यहाँ पे परसेंटेज हटाया तो मेरे पास फ्रैक्शन में जब आया तो 1। फ्रैक्शन की मैं बात करता हूँ तो मेरा टोटल काम या टोटल वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। एक में से 1/3 काम तो कर दिया स्मिथ ने, और अजीत ने कितना कर दिया 2/9। तो आपने देखा कि नीचे 9 एलसीएम आ गया, 9 - 3 - 2 मतलब 9 - 5 कितना 4/9 काम बच गया। तो ये तरीका ज़्यादा आसान है, इससे आप लोग करें। क्वेश्चन में हाइट दे दी इक्विलेटरल ट्रायंगल की h = √3/2a, ठीक है। हाइट दे दी आपको कितनी 12, तो आपने देखा a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 24/√3। तो आपसे पूछा क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 a²। a कितना है 24/√3, 24/√3। तो आपने देखा कि यहाँ से पहले 24/√3 से √3 गया, यहाँ पे 6 आ गया। फिर आपने देखा कि अगर मैं इसको इससे काटूं तो आप देखोगे 2√3 बचता है। तो आपने देखा 48√3 जो है आपका करेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन में एमपी दिया है, आपको पता है एमआरपी मतलब लिस्टेड प्राइस, जो किसी पैकेट पे या किसी भी प्रोडक्ट पे लिखा होता है एमआरपी मतलब मार्क प्राइस बोलते हैं। आपको मार्क प्राइस दिया है कितना 978, आपको सेलिंग प्राइस दिया है कितना 925। आपसे पूछा है डिस्काउंट परसेंटेज बताओ। देखो आपने देखा मार्क कितना गया हुआ 978 पर बेचा कितने पे 925 पे। तो आपने देखा कि एक्चुअली डिस्काउंट जो है उसको कितने रुपीस का मिला, आपने देखा डिस्काउंट जो है उसको वो 53 रुपीस का मिला। अब आपको पता है डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं किसमें, आपको पता है डिस्काउंट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो किस पे निकलता है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100%। तो मार्क प्राइस कितना
100%। देखो एक चीज और आप नोटिस करने वाली एक चीज है, आप किसी भी चीज में, पूरे मैथ्स में आप किसी भी चीज पे किसी चीज का अगर परसेंटेज निकालते हैं, मान लो आपने डिस्काउंट परसेंटेज निकाला, तो आपको पता है न्यूमरेटर में तो डिस्काउंट ही आना है, पर डिनोमिनेटर में हमेशा वो वाली चीज आती है जिससे जो न्यूमरेटर है वो निकलता है। आपने देखा डिनोमिनेटर में क्या आया, मार्क प्राइस। तो आपको एक चीज पता है क्या, कि डिस्काउंट जो है, जो कि न्यूमरेटर में है, वो मार्क प्राइस पे ही आता है। मतलब आप ऐसा तो नहीं होगा ना सेलिंग प्राइस पे आप डिस्काउंट दे दोगे, वो तो चीज पॉसिबल ही नहीं है। जो प्राइस लिस्टेड होगा या जो एमआरपी होगा, डिस्काउंट तो उसी पे दिया जाएगा ना। तो जिस चीज से वैल्यू निकलती है उसी से उसकी परसेंटेज निकलती है, मतलब उसी को डिनोमिनेटर में रखना पड़ता है। जैसे आप लोग प्रॉफिट और लॉस का केस देख लो, आपने देखा प्रॉफिट या लॉस भी हो तो नीचे क्या हो, कॉस्ट प्राइस रखना पड़ता है अगर आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना हो। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही तो प्रॉफिट आएगा ना, सेलिंग प्राइस पे थोड़ी आ जाएगा प्रॉफिट। भाई मैंने कोई चीज खरीदी 100 रुपए में, अब वो 100 रुपए पे तो प्रॉफिट पता चलेगा ना, कि अगर मैं 10 रुपए प्रॉफिट कमा लेता हूं तो मुझे 100 रुपए पे, मतलब मैंने वो 100 का खरीदा तो उसी पे ही तो 10 रुपए का प्रॉफिट आया ना मुझे। तो मैं जो प्रॉफिट परसेंटेज है या लॉस परसेंटेज है, वो हमेशा में कॉस्ट प्राइस, मतलब इनिशियल वैल्यू पे लगती है चीज हमेशा, जिससे वो चीज निकाली जाती है, प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस से निकाला जाता है। तो उसी पे हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं, उसको डिनोमिनेटर में रख के। उम्मीद करता हूं आपको मैं जो बोल रहा हूं वो समझ आया होगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, आपने देखा क्या कि रूट x प्लस 1/√x बनाना है। मतलब मुझे x प्लस 1/x की अगर वैल्यू पता चल जाए तो मैं थोड़ा बहुत जुगाड़ करके मैं ये बना सकता हूँ। क्यों? कैसे बना सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पे +2 कर दूं, +2 करूंगा तो √x प्लस 1/√x का स्क्वायर बन जाएगा मेरा। आपने देखा x प्लस 1/x की वैल्यू कैसे निकालूं? आपने देखा x की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस √2, तो 1/x की कितनी होगी? आपने देखा 1/x की हो जाएगी 1 प्लस √2। क्यों ना मैं इसको रैशनलाइज कर दूं। अगर मैं इसको रैशनलाइज करने लगा तो आपने देखा कि 1 माइनस √2 और नीचे क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो आपने देखा कि नीचे क्या आ गया, 1 माइनस 2, तो -1 आ गया, तो ऊपर कितना आप माइनस ले गए तो √2 -1 हो गया। मतलब x की वैल्यू ये आ गई और 1/x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। तो आपने देखा कि ये कितना आ गया, ये आ गया 2√2। तो आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड आपने क्या किया, 2 ऐड कर दिया। अब 2 ऐड करने से क्या हुआ कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन चुकी है, √x प्लस 1/√x का स्क्वायर बन चुकी है। और इधर कितना है आपका, इतना। अब आप इसको सॉल्व कर लें। आपने देखा अंडर रूट, और यहाँ पे 2 और √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो 1.414 को अगर मैं 1 से जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 2.414। तो आपने देखा ये कितना हो गया, ये हो गया ऑलमोस्ट 4.828। ठीक है, तो अब इसका आप लोग अंडर रूट निकाल लें। आपने देखा 4.828 आ गया, तो आपको पॉइंट के बाद 2 की पेयरिंग बनानी होती है। तो आपने क्या किया, पीछे 0 लगा लिया। आपने देखा कि शुरू करते हैं, चलो 2 × 2, सबको अंडर रूट निकालना आता होगा। 2 × 2 कितना, 4। तो आपने देखा यहाँ पे कितना आएगा, 2 और 2 को जोड़ के 4 आ गया, और यहाँ पे कितना 82। अब मैं 42 × 2 करूँ अगर, तब तो मेरी बात बनेगी नहीं। पहली बात तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत ही हो गए, क्योंकि 2 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो आपने देखा 42 × 2 करूँगा तो 84 आ जाएगा, मतलब मुझे 1 ही रखना है यहाँ। तो आपने देखा यहाँ से 41 आ गया, तो बचा कितना, 41, और यहाँ कितना 80। आपने देखा यहाँ से तो आ गया 41 और 1 कितना हो गया, 42। तो ये ऑलमोस्ट 9 पे जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 आ चुका है, 1 पॉइंट मतलब 2.1, उसके बाद 0 रखूँ तो 420 × 0 कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये रखना पड़ेगा, मतलब 9 आना है। तो मतलब आपका जो यहाँ पे सेकंड डिजिट है वो 9 होना है। तो मतलब सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9? आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 9 का? 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर, मतलब मैं इस नंबर के सारे डिजिट का सम करूं तो वो 9 पे डिविजिबल होना चाहिए। कैसे चेक करेंगे? आपने देखा 9, 5 और 4 9,
और 8 7 15 और 3 18, मतलब ये वाला ऐसा नंबर है जो 9 पे जाएगा। उसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 9 पे जाएगा। चेक कर लो, आपने देखा 9, 5 और 4 9, 7 और 3 10 और 2 12, नहीं जाएगा। आपने देखा 3 4 7 8 9 और 7 और 1 8 6 14, ये भी नहीं जाएगा। 9 और 7 और 2 9, 3 4 7 और 8 15, ये भी नहीं जाएगा। मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो इसको मैं बड़े आसानी से करूँगा। मतलब आपने देखा मीटर में ऑप्शन और यहाँ पे सेकंड्स दिया हुआ है, तो आप इसको पहले तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको, स्पीड को। तो आपने देखा 72 किलोमीटर पर आ रहा है, अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करूँगा तो आप देखोगे 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और ऐसे ही ये 54 किलोमीटर पर आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जरा। क्वेश्चन में दिया है कि टू कार स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस। मान लो ये कोई ऐसा प्लेस है जिससे दोनों कार शुरू हो रही है एट द सेम टाइम एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। मतलब अगर एक कार ऐसे जा रही है तो दूसरी कार जो है वो ऐसे जाएगी, राइट एंगल पे जाएगी या फिर नीचे चली जाएगी। ठीक है, 90 डिग्री पे जाएगी। मतलब एक की स्पीड है कितनी, 20 मीटर पर सेकंड। मतलब जो कार यहाँ से जा रही है उसकी मान लो 20 मीटर पर सेकंड स्पीड है, और जो कार यहाँ ऐसे जा रही है उसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आपको बोला है 20 सेकंड के बाद डिस्टेंस बिटवीन देम बताएं। ठीक है, देखो मैं जो करूंगा ना, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं देखूंगा कि 20 मीटर पर सेकंड में इस डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ में कितना चली, फिर 15 मीटर सेकंड पर सेकंड पे ईस्ट में कितना चली। मैं ये चीज़ चेक नहीं करने वाला। मैं क्या करूंगा, मैंने देखा कि इस डायरेक्शन में गई तो 20 मीटर पर सेकंड, इसमें गई तो 15 मीटर पर सेकंड। मैं क्या करता हूँ, दोनों के बीच का ना जो डिस्टेंस है वो यहीं पे देख लेता हूँ। आपसे पूछा गया 20 सेकंड के बाद बताइए डिस्टेंस बिटवीन देम, मैं क्या करता हूँ, मैं यहीं से स्पीड का जो है डिस्टेंस, स्पीड का जो है वैल्यू देख लेता हूँ दोनों के बीच की। तो आपने देखा कि 20 मीटर पर सेकंड ऐसे गया, 15 मीटर पर सेकंड ऐसे गया, ये 90 डिग्री। तो आप समझ सकते हैं क्या कि जो हाइपोटेन्यूज आ गया वो कितना आ गया, 25 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 15 20 और 25 का ट्रिपलेट होता है। मतलब हाइपोटेन्यूज आपका कितना आ गया, 25 मीटर पर सेकंड। मतलब जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का, मतलब दोबारा समझ लें, मतलब जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो हर सेकंड 25-25 मीटर बढ़ रहा है। मतलब पहले सेकंड जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 25 मीटर। दूसरे सेकंड क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 मीटर, फिर 75 मीटर, फिर चौथे सेकंड 100 मीटर। तो ऐसे आपने देखना है कि 25 मीटर पर सेकंड जो है आपका क्या है, डिस्टेंस है दोनों के बीच का। आपसे पूछा 20 सेकंड बाद, मतलब आफ्टर 20 सेकंड कितना डिस्टेंस होगा, तो आपको पता चल गया कि 20 सेकंड बाद जो डिस्टेंस होगा दोनों के बीच का वो 500 मीटर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ भी आ गया होगा। वैसे अगर देखना हो तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी 25, टाइम कितना 20 सेकंड, तो आपका 500 आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला डिफरेंस बिटवीन टू नंबर आपको दे दिया, फिर बोला डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर 60। तो आपने देखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, और इसकी आपको वैल्यू पता है कितनी, 6। अब 6 इससे कट गया तो x प्लस वाई कितना आ गया, 10। x माइनस वाई कितना है, 6। तो आपने देखा x की वैल्यू जो है आपकी 8 आ जाएगी, क्योंकि अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ूं तो 2x इक्वल टू 16, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू कितनी हो गई, 2। आपसे पूछा गया सम ऑफ देयर क्यूब, 8 का क्यूब कितना 512, 2 का क्यूब कितना 8, तो 512 में 8 जोड़ोगे 520 आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है। कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से माइनस होता है। मतलब अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट ए और बी हैं तो सर्कल का इक्वेशन जो होगा वो ये हो जाएगा। तो आपने देखा कि सेंटर तो ओरिजिन पे है, ओरिजिन माने कि जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 0 होंगे, मतलब ए की वैल्यू भी 0, बी की वैल्यू भी 0। आर का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कितना 36। अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं तो मेरा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला द रेशियो ऑफ टेबल एंड चेयर इन अ रूम। ठीक है, टेबल और चेयर का आपको रेशियो दे दिया, और टोटल जो टेबल और चेयर है वो कितने हैं, 560। तो आपने देखा कि रेशियो के हिसाब से टोटल कितना हो गया, 7 और 9 16, और टोटल है कितना नंबर में, 560। मतलब जो अगर मैं संख्या देखूं टेबल और चेयर की तो टोटल कितनी है, 560। तो आपने देखा एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आपके पास यहां से आ जाएगी 35।
आपसे पूछा गया नंबर ऑफ चेयर्स, मतलब 9 की वैल्यू पूछी है, तो 1 की वैल्यू 35, 9 की वैल्यू 315 होगी। 35 इंटू 9 कितना होता है? 315। अब ये वाला क्वेश्चन है, कल सेम क्वेश्चन में आप लोगों से रेडियस पूछी थी, आज आपसे एरिया पूछ रहा है। रेडियस हमने 13 निकाली थी कल, आपको याद होगा पिछली वीडियो में, दोबारा देख लो। आपने देखा एक कॉर्ड है, ठीक है, जिसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर, वो सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो आपने देखा कि सेंटर से अगर 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो कॉर्ड से अगर मैं सेंटर को ज्वाइन करूं, तो परपेंडिकुलर गिरेगा। आपने देखा परपेंडिकुलर आधे आधे हिस्से में बांट देता, तो 5 ये 12, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 13, जो कि रेडियस है। एरिया निकाल लो, 22/7 इंटू 13 इंटू 13, तो 13 13 जा कितना होता है? 169। 169 को अगर मैं 22 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा 3718/7। तो इसका आंसर आपके पास आ गया 531.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब दिस वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला लेंथ और ब्रेड्थ का आपको रेशो दिया है, आपको बोला है क्या कि पैरामीटर ये है, एरिया बताओ। आपने मान लिया क्या लेंथ जो है 3x है, ब्रेड्थ जो है 2x है, तो आपको पता है पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये कितनी आ गई? 730। तो आपने देखा 3x को 2x से जोड़ू तो 5x, 5x इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10x। तो आपने देखा 10x की वैल्यू कितनी? 730। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 73। तो आपको एरिया बताना है। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब 6x²। तो 6x की वैल्यू कितनी है? 73। 73 का स्क्वायर। अब 73 का स्क्वायर कितना होता है? 73 का स्क्वायर होता है, देख लेते हैं, 5329 इंटू 6 कर दो, 4 7 9 3 1, तो 31,974 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला है 2 नंबर का सम। ये ऐसा क्वेश्चन कल भी हम लोगों ने किया था, ठीक है। x² + y² पूछा है, तो आपको पता है x² + y² क्या होता है? x + y का होल स्क्वायर माइनस 2xy। तो आपने देखा 59 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर क्या होगा? 59 का स्क्वायर होगा 3481 माइनस, और यहाँ आ गया 1680। तो आपने देखा यहाँ से आ जाएगा 1801, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा वाहियात क्वेश्चन है, ठीक है। अब मान के चलना है बहुत ज्यादा वाहियात क्वेश्चन है, और यहाँ पे ना 6.5% और इससे पर एनम भी कर लेना यहाँ पे, ठीक है। देखो आपको रेट दे दिया, क्या रेट दिया है? आपको बोला है कि रेट जो है ना 6.5% पर एनम है। आपको बोला है कंपाउंडेड मंथली, ठीक है। मतलब क्वेश्चन जो है आपको कंपाउंडेड मंथली से सॉल्व करना है, मतलब हर मंथ के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपने देखा पूरे साल का ब्याज कितना है? 6.5%। तो 6.5% अगर पूरे साल का ब्याज है, तो अगर पर मंथ का देखूं मैं, तो आपने देखा पर मंथ का ब्याज कितना होगा? पर मंथ का ब्याज होगा 6.5% बाई 12, ठीक है। अब आपको अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल कितना है? 8000। रेट कितना हो गया? आपने देखा रेट जो है ना वो आपका 6.5 बाई 12 है, और टाइम कितना? अब आपने रेट जब पर मंथ के हिसाब से लिख लिया, तो टाइम भी मंथ के हिसाब से लिखो। 18 मंथ की बात हो रही है, तो पावर में कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना तो भैया खाला जी का घर है, मतलब कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम तो ठहरे नन्हे मुन्ने बच्चे, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो जाएगा थोड़ा मुश्किल, ठीक है। मतलब अगर मैं 18 पावर करने जाऊं तो मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए आप लोग क्या करें ना, आप लोग यहाँ पे बायनोमियल यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है बायनोमियल थ्योरम हमने बचपन में करी थी। बायनोमियल थ्योरम में क्या बोलते थे कि 1 + r की पावर n हो अगर,
तो बायनोमियल थ्योरम क्या कहती है? बायनोमियल थ्योरम कहती है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1 प्लस एन आर प्लस एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जानना ज़रूरी नहीं है कि यार ये आया कैसे, तो इसके लिए आप लोग रहने देना, प्लस लास्ट में आर तक जाएगी बात, ठीक है, आर एन तक, आर की पावर एन तक, ठीक है। तो अब हम लोग इसी से ही ट्राई करते हैं कि हम लोग इससे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। देखो आप वैसे ना कई जगह ये भी हो जाता है क्या कि 1 प्लस आर की पावर एन को ना ऑलमोस्ट 1 प्लस एन आर मान लिया जाता है, मतलब यहीं तक हम लोग बायनोमियल थ्योरम से यहीं तक हम लोग वैल्यू को मान लेते हैं। पर इसमें ऑप्शन बड़े क्लोज है, मतलब ऐसा होता ना कि एक ऑप्शन 8000 दे दिया, एक ऑप्शन 10,000 दे दिया, एक 12 दे दिया और एक 6 दे दिया, तब तो हम लोग इसी से निकाल लेते, ठीक है। अगर आपके पास भी कभी एग्जाम में ऐसी चीज आ जाए तो आप लोग क्या करें, आप लोग इसी से निकाल ले। अगर ऑप्शन ज्यादा दूर है, मतलब एक ऑप्शन 8, एक 15, एक 22 और एक 2000, ऐसे अगर आपको ऑप्शन दे दे, पर आपको ऑप्शन ही देखो 100 के गैप में दिए, अगर आपको 100 के गैप में ऑप्शन दिए, फिर आप ना ये 3 चीजें यूज कर लेना, फिर आप ये 3 चीजें यूज कर लेना, आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। मतलब लंबा जाना, यहाँ तक सॉल्व करना, इसको मतलब मानने नहीं है, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग यहाँ तक इसको सॉल्व करें दूर तक। तो आप अगर 100 का भी गैप है ना, तो आप इन 3 वैल्यू से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कैसे करेंगे, दोबारा लिख लेते हैं, यहीं पे साइड में बना लेते हैं कॉलम। देखो आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है 8000 तो कॉमन आ गया बाहर, ठीक है। अब इसका बायनोमियल करते हैं, आपने देखा कि 1 आ जाएगा पहले, तो फिर एन आर, ये कितना, आर कितना है, इतना, तो इसको कर दो एन से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कितना 12 इंटू 100 आ जाएगा। फिर एन कितना है 18, एन माइनस 1 कितना होगा 17, और आर का स्क्वायर, आर कितना है 6.5 बाई 12 इंटू 100 का स्क्वायर, और नीचे कितना 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती कितनी है 2। आपने देखा यहाँ से सॉल्व करके, यहाँ से आया 8000, 1 प्लस आपने देखा ये गया 2 पे और ये गया 3 पे, ठीक है, और फिर 19.5 हो गया न्यूमरेटर में, 19.5 बाय 200, तो 19.5 बाय 200 कितना हो जाएगा 0.0975 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं कैलकुलेटर से ही कर लेता हूँ, वेट अ सेकेंड। एटीन इंटू 7 इंटू 6.5 इंटू 6.5 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1200 डिवाइड बाई 1200, तो ये आया है आपका 0.003 कुछ करके आगे, ठीक है। तो यहीं तक हम वैल्यू मान लेंगे। तो आपने देखा 8000, और इधर से मतलब इन 3 वैल्यू से ही आपका सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर मैं यहाँ पे जोड़ दूँ तो यहाँ पे कितना जुड़ेगा 0.003, तो आपने देखा 97 मतलब 0.1 आ जाएगा, ठीक है। तो 8000 इंटू 1.1, तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये आ गया ऑलमोस्ट 8800। अब 8800 के नियर डियर देख लो कौन सा ऑप्शन है। आपने देखा ये तो 107 ज़्यादा है 8800 के, ठीक है। और अगर मैं आगे आगे वैल्यू लेके जाता तो 8800 से ज़्यादा ही वैल्यू आती। अगर मैं आगे आगे वैल्यू लेके जाता, आप एक चीज़ यहाँ से और समझेंगे क्या, कि अगर मैं ये तीसरी वैल्यू, फिर चौथी, फिर 5वीं वैल्यू देखता, तो मेरी जो है ना इससे 1.1, मतलब इसको सॉल्व करके 1.1 आया, इससे ज़्यादा ही वैल्यू आनी थी, मतलब मेरा 8800 से ज़्यादा ही आंसर आना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं बाकी ऑप्शन तो जो है ना वो 8800 से कम है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है क्या कि एवरेज एज जो है आपको 16 स्टूडेंट की दी है किसी कॉलेज में 20, उसमें बोला है, उसके बाद बोला है आपको क्या कि उन्हीं 16 बच्चों में से 5 बच्चों की एवरेज जो है वो 20 है
और 10 बच्चों की एवरेज एज जो है वो कितनी है 20.4। आपको बोला है 16th कॉलेज स्टूडेंट की एवरेज एज बताए, एवरेज एज नहीं टोटल एज बता दे, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आपने देखा टोटल एज जो हो गई 16 बच्चों की वो इतनी होगी, इसमें से मैं टोटल एज 5 बच्चों की घटा दूं, फिर टोटल एज मैं 10 बच्चों की घटा दूं, तो मेरे पास 16th स्टूडेंट की एज आ जाएगी। अब कोई कहे सर आप इतनी कैलकुलेशन क्यों कराते हो, आप क्या चाहते हो कि हम कैलकुलेशन ही करते रहे एग्जाम में? मैं बिल्कुल नहीं चाहता आप लोग कैलकुलेशन करें। तो मैं आपको एक छोटा सा फंडा बताता हूँ, एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे? यहां पे लिखो 16th स्टूडेंट, अब इसकी मुझे एज बतानी है। आप लोग पहले तो ये देखेंगे कि ये 16 स्टूडेंट है कौन से स्टूडेंट में इन्वॉल्व। आप देखेंगे कि ये इन्हीं स्टूडेंट में इन्वॉल्व है। कौन से स्टूडेंट में? पूरे टोटल जो 16 बच्चे हैं उन्हीं 16 बच्चों में से ये 16वां बच्चा है, तो इन्हीं बच्चों में इन्वॉल्व है ये। आपने देखा इनकी एवरेज एज कितनी है 20, तो आपने देखा इसकी एज 20 तो है ही, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि जो बाकी के 5 हैं, मतलब जो इन 16 में से पहले 5 कह लो या जो भी 5 स्टूडेंट है उनका एवरेज एज है 20। तो आप कह सकते हो कि इस 16वें ने ना तो इन 5 बच्चों से कोई एज ली ना कोई एज इनको दी, क्योंकि इनकी एवरेज एज भी 20 है और 16 बच्चों की एवरेज एज भी 20 है। अब आपने देखा कि जो एवरेज एज दी है अदर 10 स्टूडेंट्स की ये कितनी है 20.4, मतलब कितनी ज्यादा है 0.4। अब आपने देखा कि इन 10 स्टूडेंट की जो थी ना वो एवरेज एज 0.4 ज्यादा थी, ठीक है। और जब इन 10 स्टूडेंट को 16 स्टूडेंट में इंक्लूड किया तो इनकी एवरेज एज कम हो गई, मतलब जो इसकी एवरेज एज ज्यादा थी वो हमने 16वें स्टूडेंट को दी है, ठीक है। जो आपने देखा 0.4 एवरेज एज ज्यादा थी 10 स्टूडेंट की, तो 16वें स्टूडेंट की जो थी ना एज कम थी, तो 16वें स्टूडेंट को जब मैंने ये 0.4 जो कि एवरेज ज्यादा है, मतलब 10 स्टूडेंट की 0.4 मतलब एवरेज जो है 10 स्टूडेंट का 0.4 ज्यादा दिया है, तो आप कह सकते हो कि पर स्टूडेंट की 0.4 ज्यादा दी है, मतलब 10 स्टूडेंट की कितनी होगी 4। तो आपने देखा ये जो 10 स्टूडेंट की 4 एज ज्यादा थी, टोटल एज कितनी हो जाएगी 4। तो आपने देखा ये जो 10 स्टूडेंट की 0.4 ज्यादा थी, मतलब टोटल कितनी 4 ज्यादा थी, ये 16वें स्टूडेंट को दी हुई है, मतलब 16वें स्टूडेंट की कितनी थी 16 थी एज। अब इस 16 को 20 बनाने के लिए क्या किया, जो 10 स्टूडेंट थे उन्होंने अपना 0.4 दे दिया ताकि इसकी एवरेज एज भी काउंट करके फाइनली 20 हो जाए। तो आपने देखा कि 16 जो है करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला बाय सेलिंग एन आर्टिकल 600 का शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ कितने का 20%। अभी उसको अगर लॉस उठाना है 20% का तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए। आपने मान लिया या आपको पता है क्या कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू जो है 100% होती है, तो प्रॉफिट कमा रहा है 20 का, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया 120%। अगर सेलिंग प्राइस 120% है तो आपको उसके सेलिंग प्राइस का रुपीज में भी वैल्यू दी है, तो 1% की वैल्यू आ गई 5। आपसे पूछा क्या है कि अगर वो लॉस कमाना हो, लॉस कितना 20%, अगर 100% पे 20% लॉस हो जाए तो वैल्यू कितनी रह गई 80%। 80% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला विच क्लास हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड। आपको दिया गया है क्या कि ये वाला जो थर्ड कॉलम है ये फेल्ड स्टूडेंट का है और ये सेकंड क्लास और ये फर्स्ट क्लास, मतलब ये जो है ये तो पास हुए हैं और ये वाले बच्चे फेल हो गए, ठीक है। आपको पूछा विच क्लास हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड। आपने देखा 45 को अगर मैं 2 से जोड़ू तो कितना होगा 57, 38 को 15 जोड़ू 53 जो कि कम है, 42 को 10 से जोड़ू 52 और 30 को अगर मैं 25 से जोड़ू तो कितना हो जाएगा 55। तो मतलब 45 और 12 की वैल्यू सबसे ज्यादा है, जो कि कितना हो जाएगा टोटल मिला के 57। क्वेश्चन बोला व्हाट इज द पास परसेंटेज ऑफ क्लास 6। तो आपने देखा कि पास कितने बच्चे हुए 42 और 10 52, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 42 10 52 और 8 60। तो आपने देखा ये लिखा है 260/3%, तो 260/3 आपने देखा 3 8 जा 24 और 86.666% आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला व्हाट इज द पास परसेंटेज ऑफ क्लास 4। आपने देखा कि
पास कितने बच्चे हो गए क्लास 4 के? आपने देखा कि 57 बच्चे जो है वो पास हो गए। और आपने देखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 60। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। 60 कैसे हुए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट? 45 जो पास हुए, 45 और 12 तो पास हुए और 3 फेल। तो आपने देखा 45 और 12 57 और 3 60 हो जाएगा। तो 3 बाय 5 और 19 19 पंजे कितना हो जाएगा? 95% इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन शिफ्ट 3 का 17 मार्च की क्वेश्चन बोला विच क्लास हैज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड। तो आपने देखा कि 42 में 10 जोड़ू तो 52 आएगा, 38 में 15 जोड़ू 53 आएगा और 55। तो आपने देखा 42 में 10 जोड़ दो तो क्लास 6 जो है आपका करेक्ट आंसर है। अब ये 18 मार्च शिफ्ट 1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में बोला है 1 - 10a और 1 + 10a की वैल्यू दी है। पहली बात तो आप लोगों ने समझा क्या कि tan 3 डिग्री इंटू tan 87 डिग्री कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि tan 87 जो है cot 3 डिग्री होगा। cot 3 डिग्री क्या होता है? 1/tan 3 डिग्री। तो ये तो कट गया। ऐसे ही tan 15 जो है tan 75 से कट गया, लास्ट में बचा tan 30 और tan 27 जो है tan 63 को काट देगा, tan 35 जो है tan 51 को काट देगा। तो लास्ट में बचा क्या? 1 - 10a 1 + 10a और यहाँ पे tan 30 1/√3 और tan 60 कितना हो जाएगा? √3। तो यहाँ पे कितना हो गया? 1/3। तो 3 - 3 10a और 1 + 10a। तो आपने देखा कि यहाँ से कितना आ गया? 2 और 4 10a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। आपसे पूछा cot a की वैल्यू जो कि उल्टी होती है tan a के। तो tan a अगर 1/2 तो cot a कितना हो गया? 2। क्वेश्चन में बोला कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 पे भी जाए, 5 पे भी जाए, 10 पे भी जाए। अब ना ये 10 पे जाता, ना ये 10 पे जाता, ना ये 10 पे जाता, सिर्फ यही नंबर है जो 10 पे जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो आपको ना ये चीज थ्योरम कराई जाती है जब भी आपको कोई ज्योमेट्री पढ़ाएगा। क्या ज्योमेट्री नहीं, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री जब भी कोई पढ़ाएगा तो आपको ये चीज वो कराएगा कि इसको फाइनली सॉल्व करके हमारा ये आता है और आपसे डी की ही वैल्यू पूछी है, मतलब ये वैल्यू आपसे पूछी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? a² + b² - c² का अंडर रूट। ठीक है। और ये हुआ कैसे? इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया और दोनों को ऐड किया। ठीक है। क्वेश्चन में बोला है रवि अपने स्कूल के लिए घर से निकला कितने बजे? 8:20 पे। चलो ठीक है। उसने साइकिल चलाई अगर 10 km/h की स्पीड पे तो वो 8 मिनट लेट पहुंचा। अगर उसने 16 km/h की स्पीड पे चलाई तो वो 10 मिनट लेट पहुंचा। आपने एक चीज देखी क्या कि आपको 2 स्पीड गिवन है, आपको 2 स्पीड गिवन है, आपने एलसीएम लेके डिस्टेंस निकाल लिया, फिर टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड और डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। तो आपके हिसाब से 2 टाइम आ गया क्या? 8 और 5। मतलब ये हमने अपनी उसूलियत के हिसाब से वैल्यू निकाली है। क्या देखा हमने? 2 स्पीड देखी, 2 स्पीड देख के हमने दोनों स्पीड का एलसीएम लेके डिस्टेंस निकाल लिया और फिर हमने दोनों का टाइम निकाल लिया। कैसे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 80/10 किया 8 आ गया, 80/16 किया 5 आ गया। अब आपने एक चीज देखी क्या कि मान लीजिए ये जो है ना एग्जैक्ट टाइम है स्कूल के स्टार्ट होने का या फिर स्कूल में पहुंचने का। क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा उसने एक मतलब एक क्या कह सकते हैं, मतलब आपका दिमाग खोलने वाली चीज आपसे पूछी है क्या कि स्कूल कब शुरू होगा। स्कूल शुरू होना या फिर करेक्ट टाइम टू रीच स्कूल, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि स्कूल भी तभी शुरू होगा ना, वही एग्जैक्ट टाइम होगा हमारा स्कूल पहुंचने का कि हम उसी टाइम पहुंचे और स्कूल शुरू हो जाए। तो असल में वो आपसे पूछ रहा है क्या कि करेक्ट टाइम टू रीच द स्कूल आप बताएं। आपने देखा कि मान लो यहाँ पे अगर स्कूल पहुंचने का ये करेक्ट टाइम है, अगर वो 10 की स्पीड से जा रहा है तब तो वो क्या कर रहा है? 8 मिनट बाद, मतलब यहाँ अब पहुंच रहा है। अगर वो 16 km/h की स्पीड से जा रहा है तो वो क्या कर रहा है? 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। आपने देखा 10 मिनट पहले और पहले क्या हो रहा था? 8 मिनट लेट। मतलब अब जो टाइम गैप आ गया आपका कितना आ गया? 18 मिनट का टाइम गैप आ गया कि पहले की स्पीड और अब की स्पीड के कंपैरेटिवली 18 मिनट का फर्क है।
तो आपने देखा मेरे हिसाब से कितना फर्क है, आपने देखा पहले जो था 8 पे पहुंच रहा था, अब 5 टाइम ले रहा पहुंचने का, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 3। तो आपने देखा 3 फर्क है मेरे हिसाब से पहुंचने का, और क्वेश्चन में कितना 18 मिनट का फर्क है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 6 मिनट, एक की वैल्यू 6 आ गई, तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी, 8 की वैल्यू आएगी 8 इंटू 6, 5 की वैल्यू आएगी 5 इंटू 6। अब आपने देखा कि 8 की वैल्यू मैंने 48 मिनट, मतलब अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाए तो वो 48 मिनट में पहुंचेगा, और अगर वो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जाए वो 30 मिनट में पहुंचेगा। आपने देखा अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहा है तब तो वो 8 मिनट लेट है, मतलब अगर मैं इसमें से 8 घटा दूं तो मेरा एग्जैक्ट टाइम टू रीच आ जाएगा कितना 40 मिनट। अब आप देखो कि अगर 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रहा है तो वो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो आपने देखा कि वो 30 मिनट में पहुंच गया, मतलब यहां से लेके अगर मान लो शुरू हुआ है और वो 30 मिनट में पहुंच गया और 10 मिनट पहले पहुंच गया, तो आप इसमें 10 ऐड करोगे तब भी आपका 40 मिनट आएगा। मतलब करेक्ट टाइम टू रीच कितना है 40 मिनट, मतलब 40 मिनट में अगर वो पहुंच जाए तब वो करेक्ट टाइम है, मतलब स्कूल जो है 40 मिनट बाद शुरू होगा। तो 8:20 में 40 मिनट अगर आपने ऐड किया तो भाई 9 बजे तो जो था वो स्कूल शुरू होने का टाइम था। ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला 10 की स्पीड से जा रहा है तो 48 मिनट में पहुंच रहा है और 8 मिनट लेट पहुंच रहा है, मतलब अगर 8 मिनट पहले मतलब -8 करूं तो 40 मिनट जो है बिल्कुल करेक्ट टाइम है पहुंचने का। और अगर बोले क्या कि 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो 30 मिनट में पहुंच रहा है और 10 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब 10 मिनट अभी हैं, तो 30 में 10 ऐड किया 40 मिनट में जो है स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो। आपने देखा 2/5 इंटू 25/4 इंटू डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लो, तो न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जगह क्या हो गया न्यूमरेटर। 9/7, तो आपने देखा 5 पे गया, 2 पे गया और 7 पे गया, 3 पे गया, तो 15 वेट अ सेकेंड, सही है कैलकुलेशन मेरी, और कोई नंबर बचा क्या, पैंतीस बाई 6 इंटू 9/7, सही है 15/2। ठीक है, अब ये जो था इसको आपको डिवाइड करना है किससे, इससे, तो 11 से ही 1/4 है तो इसको क्या बोलेंगे 44 + 1 45/4। तो आपने देखा कि ये गया 2 पे और ये गया 3 पे, तो ये कितना हो गया फाइनली 2/3। क्वेश्चन में बोला है x जो है स्क्वायर है उस नंबर का जब मैं इसको डिवाइड कर दूं इससे, मतलब x की वैल्यू जो है वो इस नंबर के स्क्वायर के इक्वल है। आपसे पूछा है 81x की वैल्यू बताओ, तो आपने देखा 4/9, 36 इज योर करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा कि 2/3 की फाइनल पावर बची क्या 3 इंटू 2x + 3, और इधर क्या बचेगी अब यहां भी 2/3 यहां भी 2/3, तो जब आपका ये वाली वैल्यू इक्वल है तो इनकी पावर भी आपस में इक्वल होगी, तो इक्वल पुट कर दो। तो आपने देखा कि यहाँ पे 3x + 7, और पहले तो माइनस से माइनस काटो आप लोग, ठीक है, और यहाँ पे 2 आ गया, तो आपने देखा इधर आ गया 4/15 3x + 7, और इधर आ गया 3/4 2x + 3। ठीक है, और तो फर्दर कुछ कट नहीं रहा, तो आप 15 को इधर ले जाओ, तो यहाँ कितना आ गया 45, 45 दूनी 90
और 45 तिया 135, और इधर आ गया 4 चौक 16 तिया 48x, और 16 सत्ते कितना होता है 112। तो आपने देखा -42x जो है इक्वल टू 135 माइनस 112 कितना हो गया, 135 माइनस 112 होगा 23। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -23/42। इसमें पुट कर दो, सॉरी तो आपने देखा 42 से 42 गया, 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 23 कितना, 25 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको दिया है क्या कि ए बी की वैल्यू दे दी, बी सी की दे दी, सी ए की दे दी, आपको बोला ए डी इंटू बी एफ कीजिए। पहली बात तो आपने एक चीज देखी क्या कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अगर मैं करूं, मतलब मैं पैरामीटर अगर निकालूं, तो आप देखोगे क्या कि इसका जो पैरामीटर आ गया किसका, ट्राइंगल का, वो कितना आया, आपने देखा 30 आ गया। अब मैं ए बी को बोल सकता हूं कि ए बी जो है ना वो ए ई प्लस ई बी है। ऐसे ही बी सी जो है वो क्या है, बी एफ प्लस एफ सी। और इसी तरह जो सी ए है वो क्या है, ए डी और सी डी। इसकी वैल्यू 30 आ गई। अब आपको पता है सर्कल को, मतलब सर्कल पे एक एक्सटीरियर पॉइंट जो है, एक्सटर्नल पॉइंट भी बोल सकते हैं, मतलब सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट ए से 2 टेंजेंट ड्रॉ हुई है, ए ई और ए डी, इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। इसी तरह बी एफ और बी ई की लेंथ इक्वल होगी। इसी तरह सी डी और सी एफ की लेंथ इक्वल होगी। आपको पता है कि अगर मैं किसी सर्कल से बाहर के किसी पॉइंट से, मतलब अगर मैं किसी सर्कल पे बाहर के किसी बाहर के किसी पॉइंट से, मैं दोबारा बोलता हूँ सॉरी, अगर किसी सर्कल पे बाहर के किसी एक पॉइंट से सर्कल के 2 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये दोनों वैल्यू सेम है, तो मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया ए डी लिख दिया इसकी जगह, ट्वाइस ऑफ ए डी। ठीक है, अब बी ई की जो है वो बी एफ के लेंथ इक्वल है, तो आपने देखा ट्वाइस ऑफ बी एफ आ गया, और ट्वाइस ऑफ एफ सी लिख लो 30। तो आपने देखा ए डी प्लस बी एफ प्लस एफ सी जो है आपको कितना दे दिया 15। 2 अगर मैं कॉमन लूं तो मेरा कट जाएगा। ठीक है, अब क्या किया जाए, अब आप यहां पे एक चीज देखो, क्या आप देखो कि बी एफ और एफ सी अगर जुड़ जाए, बी एफ अगर एफ सी को मैं जोड़ दूं तो आप देखो कि ए डी प्लस बी सी लिखा है 15, और बी सी की लेंथ आपको पता है कितनी है 8, तो ए डी की लेंथ कितनी हो गई, आपने देखा ए डी की लेंथ जो है 7 हो गई। अब ए डी आ चुका है आपके पास क्या 7, बी एफ कुछ भी आए, आप देख लो ऑप्शन में से क्या कि भैया ऑप्शन में से मैं वो वैल्यू देखता हूं जो 7 का मल्टीपल होगी, क्योंकि ए डी इंटू बी एफ है, ए डी की वैल्यू 7, तो ऑप्शन जो है 7 का मल्टीपल होगा, ना तो ये 7 का मल्टीपल, ना ये और ना ये, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहां तक भी क्वेश्चन हो सकता था, पर कोई कहे ना सर मैं तो ना पूरा चाहता हूं कि मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, कोई बात नहीं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। 15 आप यहां पे एफ सी को सी डी लिख सकते हो, क्योंकि एफ सी की जो लेंथ है वो सी डी के इक्वल है। आपने देखा ए डी और सी डी को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा ए सी, तो बी एफ जो होगा वो 15 माइनस ए सी होगा। ए सी की लेंथ कितनी है आपके पास 12, तो 15 माइनस 12 कितना 3, तो 7 इंटू 3 कितना आ गया 21। ठीक है, अब 10A ये आ गया आपके पास परपेंडिकुलर, ये आ गया बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा आपका 4 + 3 √7 आपका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। कोसेक ए क्या होता है, कोसेक ए होता है √7/2, मतलब हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, और सेक ए क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी √7 और बेस की कितनी √3। ठीक है, तो इसमें पुट कर लेना और अपना आंसर निकाल लेना, मतलब कोसेक स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 7/4, और सेक स्क्वायर ए आपके पास कितना हो जाएगा 7/3। तो निकाल ही लो, चलो मैं निकाल देता हूँ, कोई बात नहीं।
आपने देखा न्यूमरेटर में क्या आएगा, आपने देखा 7 प्लस 14/3, तो यहाँ पे कितना आ गया 12, और 7 या 21, और 14 दूनी 28, 56 आ गया। और नीचे कितना आएगा, आपने देखा कि यहाँ पे आ जाएगा -7×28 -21/4 आ जाएगा। ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि ऑप्शन तो कोई भी नेगेटिव नहीं है। लेट मी चेक। वेट अ सेकेंड। ओहो, यहाँ पे √13 आएगा भैया। क्वेश्चन इक्वेशन ही गलत लिखी हुई थी। मतलब 10a की वैल्यू आपके पास क्या है, 2/√13। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया √17। √17 तो ये 17/4 और ये 17/3 हो जाए, 17/13 हो जाएगा, सॉरी, √13 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 17/4 और यहाँ पे 17/13, यहाँ भी 17/4 और यहाँ पे 17/13 होगा। ठीक है, चलो देखते हैं करके। बस अब तो आप ही लोग करोगे। ठीक है, कैलकुलेशन है, आप लोग खुद कर लेना। 13 और चलो देखते हैं यार, 13 चौक 52 और 17 × 13 कितना होगा, 221, और यहाँ पे हो गया 34, और नीचे भी 52 आ जाएगा, और 17 × 13 फिर दोबारा 221 होगा, और 51 चौक कितना हो जाएगा, 204। तो ऊपर तो आ गया आपका कितना, अच्छा 34 × 4 भी तो करना है सच। तो 221 प्लस 136, 52 से 52 तो कट गया, नीचे आ जाएगा आपका 17। तो आपने देखा 357/17 और ये 34 और 1, तो आपने देखा कि 21 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख के ना इतना मजा आया, मतलब ये क्वेश्चन की ना अगर लेंथ बढ़ानी है तो कितनी बढ़ा लो, पर ये क्वेश्चन इतनी आसानी से सॉल्व होने वाला है, इतनी आसानी से। देखो कैसे, आपने देखा कि एक बंदे ने 40 आइटम खरीदी कुछ प्राइस पे, तो आप मान लो क्या कि उसने 40 आइटम जो है ना वो उसने 40 रुपए की खरीदी। ठीक है, आपने ये चीज मान ली। उसने बोला ही सोल्ड सम आइटम्स, उसने क्या किया, सम आइटम्स उसने प्रॉफिट में बेची 30% के। ठीक है, और उसको कितने के कॉस्ट प्राइस पे बेचा, 26 आइटम के कॉस्ट प्राइस पे बेच दिया। मतलब कुछ आइटम थी, मतलब 40 आइटम में से कुछ आइटम थी, उन आइटम्स को उसने 30% प्रॉफिट पे बेचा, जो कि इक्वल है 26 आइटम के कॉस्ट प्राइस के। आपने देखा 40 आइटम का कॉस्ट प्राइस मैंने 40 मान लिया, तो 26 आइटम का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 26। अब ये 26 जो है ये क्या आ गया आपके पास, सेलिंग प्राइस आ गया 26। अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है, मतलब आपने देखा, आपने क्या देखा, आपने नोटिस की एक चीज क्या, कि उसने बोला कि उसने ना प्रॉफिट में बेची है 30% पे कुछ आइटम्स, जिनका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, कॉस्ट प्राइस 26 आइटम के। आपने देखा 40 आइटम का कॉस्ट प्राइस 40 रुपए, तो 26 आइटम का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 26 रुपए। अब ये जो 26 रुपए आया है ये सेलिंग प्राइस आ गया इन आइटम्स का। आपने देखा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, आपको पता है कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, जो कि 30%। तो आपने देखा कि 26 130 आ गया, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो आपने देखा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 20। अब कॉस्ट प्राइस आपका 20 रुपीज आया, तो आपको यहां से एक चीज पता लगी क्या, आपको पता लगा कि अगर 40 आइटम 40 रुपए के हैं तो 20 रुपए की कितनी आइटम होगी, 20 आइटम। तो आपने एक चीज नोटिस कर ली क्या, कि जो सम आइटम्स उसने बेची वो उसने 20 आइटम बेची है। ठीक है, अब उसने 20 आइटम जो है 30% प्रॉफिट पे बेच दी।
रिमेनिंग आइटम्स जो है उसने, मतलब अब आपने देखा 40 आइटम में से 20 आइटम उसने 30% प्रॉफिट पे बेच दी, तो रिमेनिंग आइटम रह कितनी गई? आप कह सकते हो कि रिमेनिंग आइटम भी 20 आइटम्स रह गई, क्योंकि 40 में से 20 आइटम उसने 30% पे बेची, तो बची कितनी? 20 आइटम्स। अब बची हुई 20 आइटम्स उसने 18% प्रॉफिट पे बेच दी। उसने टोटल प्रॉफिट परसेंटेज आप लोगों से पूछ लिया। आप क्या करें, यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं। कैसे? आपने देखा कि 30% प्रॉफिट पे बेची, कितनी आइटम्स? 20 आइटम्स। और फिर 20 आइटम्स अलग, मतलब जो अलग 20 आइटम्स थी वो उसने 18% प्रॉफिट पे बेची। आपसे पूछा है कि उसको टोटल 40 आइटम्स पे कितना प्रॉफिट हुआ। तो आपने देखा जब 20 आइटम मतलब जो अलग अलग 20 आइटम की बात कर रहे थे, ये 20 आइटम अलग, ये 20 आइटम अलग, तो मैंने इनको अलग अलग लिख लिया। अब 20 आइटम और 20 आइटम को जोड़ के जो टोटल 40 आइटम आ गई है उसको मैंने बीच में लिख लिया। अब आपको पता है आइटमें कितनी कितनी थी? 20-20। तो आपने देखा 20:20, ये कितना हो गया? 1:1। तो आपने देखा कि 18 और 30 का गैप कितना? 12%। अब 12% को 1:1 में बांट दो, तो 2 की वैल्यू 12%, 1 की वैल्यू 6%। अब यहाँ भी 6% आ गया, यहाँ भी 6। यहाँ तो 30 में से 6% घटा दो तब भी 24% आएगा। 18 में से 6% ऐड कर दो, 18 में 6% ऐड कर दो तब भी आपका 24% आएगा। तो 24% जो आपका करेक्ट आंसर है। या फिर कोई कहे कि सर कोई और तरीका, एक तरीका ये है कि आपने देखा कि दोनों आइटम्स का रेशियो कितना आ गया। आपने देखा पहले भी उसने 20 आइटम बेची, बाद में 20, और इस पे उसने 30% प्रॉफिट कमाया, इस पे उसने 18% प्रॉफिट कमाया। तो आप कह सकते हो वो डेविएशन मेथड लग सकता है। इसको आपने बेस वैल्यू माना, तो आपने देखा ये बेस वैल्यू से कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। अब ये 12 ज़्यादा है कितनी रेशो का? 1। इसको 2 रेशो में डिवाइड करना, तो आपने देखा 18 और 6 24% आ गए। बहुत तरीके हैं, आसान क्वेश्चन, मतलब ये तरीका जो है सबसे आसान है जो मैंने आपको बता दिया। अब ये वाला तरीका देखो, नाम बड़े और दर्शन छोटे, इस क्वेश्चन को हम ऐसे मेथड से कर देंगे ना कि आप कहोगे सर मेरे को ना मजा आ गया है क्वेश्चन करके। आपने देखा क्या, आपको पता है क्वेश्चन में बोला है आपको कि सेवरल स्टूडेंट एग्जाम दिया, एरर आ गया आंसर की में, जिसके कारण 48 बच्चे जो है अफेक्टेड हुए। ठीक है, एवरेज मार्क्स जो है रिड्यूस हो गया, कितना? 78 से 66 हो गया। क्वेश्चन में बोला है द एवरेज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट, मतलब 48 स्टूडेंट से अलग जो स्टूडेंट थे उनका जो है एवरेज 3.5 मार्क्स इंक्रीज हो गया। अब रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि 48 स्टूडेंट की भी बात कर लूं और ये जो रिमेनिंग स्टूडेंट है इनकी भी बात कर लूं, तो सारे स्टूडेंट का जो है एवरेज जो है वो रिड्यूस हो गया। कितना? 4.5 मार्क्स। आपसे पूछा नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट अटेंडेड द एग्जाम, मतलब ये इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दिया ना। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज्ड बाय, यहाँ पे रिडक्शन। तो आपने देखा कि ये कितना रिड्यूस हुआ है? आपने देखा 78 से 66 हो गया, तो आपने देखा कितना रिड्यूस हुआ? आपने देखा 12 रिड्यूस हो गया। अब 12 रिड्यूस हुआ है तो आपने क्या किया? माइनस लगा दिया, क्योंकि रिड्यूस हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब ये बात होगी कितने? 48 बच्चों की। फिर आपने देखा कि रिमेनिंग स्टूडेंट्स भी पूछा है, आपने लिख लिया यहाँ रिमेनिंग स्टूडेंट, मतलब इन 48 बच्चों से अलग जो बच्चे थे जो कि रिमेनिंग स्टूडेंट है वो यहाँ पे लिख लिया। इनका क्या हुआ? एवरेज 3.5 मार्क्स बढ़ा है, तो आपने बढ़ा है तो 3.5 प्लस लिख दिया। और जब मैं टोटल बात कर रहा हूं जिसमें 48 बच्चे भी आ गए और रिमेनिंग स्टूडेंट भी आ गए, तो जब मैं मिला के इनको बीच में लिख रहा हूं तो क्या हो रहा है कि एवरेज जो है वो रिड्यूस हो रहा है। कितना? आपने देखा एवरेज जो रिड्यूस हुआ वो कितना हो गया? 4.5। तो रिड्यूस हो रहा है तो आपने माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे मैं 48 बच्चे हो और यहाँ पे रिमेनिंग बच्चों की बात कर रहा था, मतलब 48 से अलग ये रिमेनिंग थे, तो जब अलग अलग बच्चों की बात हुई मैंने अलग लिख लिया। अब यहाँ पे 48 और रिमेनिंग सबको मिला के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का एवरेज बताया, तो मैंने इसको बीच में लिख लिया। अब आपने देखा कि यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है? आपने देखा 3.5 माइनस ऑफ माइनस 4.5, तो आपने देखा यहाँ से 8 आ गया, और -12 एक सेकेंड, तो -12 माइनस ऑफ माइनस 4.5, तो आपने देखा यहां से कितना आ गया? -12 प्लस 4.5, तो कितना आ गया आपके पास? 7.5। ठीक है, ये माइनस है प्लस है, इसका कोई लेना देना नहीं है आपका। यहाँ पे आपके पास रेशो आना है, रेशो में माइनस प्लस का कोई लेना देना नहीं होता। तो आपने यहाँ से एक चीज नोटिस कर ली। अब क्या आपने देखा, सॉरी उल्टा लिख दिया ना मैंने, वेट, हम चल रहे हैं अपना पॉजिटिव वाले उसमें ही। ठीक है,
तो 3.5 माइनस 4.5 से बड़ा है, तो 3.5 माइनस ऑफ माइनस 4.5, और यहाँ पे 4.5 बड़ा है 12 से, तो माइनस 4.5 माइनस ऑफ माइनस 12, तो माइनस 4.5 प्लस 12, तो यहाँ पे कितना हो गया आपके पास 7.5। अगर आप पॉइंट हटा दोगे तो 0, तो अब देखोगे ये कितना आ गया 16:15, 5 पे अगर मैं काट दूँ। तो आपने देखा यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट थे कितने, आपने देखा यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे वो 48 थे, तो 16 की वैल्यू 48, 1 की वैल्यू 3। आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट अटेंडेड द एग्जाम, तो आपने देखा कि 16 प्लस 15 कितना हो जाएगा 31, 31 बच्चों ने एग्जाम दिया, तो 1 की वैल्यू 3, 31 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 93। या फिर ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 16 की वैल्यू 48, 1 की वैल्यू 3, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 की वैल्यू 45 हो जाएगी। अब 45 जो है रिमेनिंग स्टूडेंट है, 48 जो थे पहले थे, तो 48 में 45 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 93। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है कि शॉपकीपर पे 12% ऑफ द कॉस्ट प्राइस एज टैक्स वाइल परचेजिंग एन आइटम जिसकी कॉस्ट 500 रुपये है। तो आपने देखा कि 500 रुपये ने तो मतलब 500 तो उसका कॉस्ट प्राइस ही हो गया, और 12% उसने उस पर टैक्स भी दिया है, तो आपने देखा कि 500 का जो 12% है वो कितना हो जाएगा, आपने देखा 60 हो जाएगा, तो 560 रुपये उसको टोटल कॉस्ट प्राइस पड़ा, मतलब टोटल जो सीपी उसको पड़ा है वो 500 रुपये की तो आइटम ही आ गई, और 12% उसने उस पर टैक्स दे दिया, तो 560 रुपये उसको टोटल कॉस्ट प्राइस पड़ा। क्वेश्चन में बोला है क्या कि वो प्रॉफिट कमाना चाहता है इतना, डिस्काउंट देगा इतना, मार्क प्राइस बता दो। आपको पता है कि मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 100 माइनस डिस्काउंट। तो आपने देखा मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 560, प्रॉफिट कितना है 20%, तो 100 में 20% ऐड किया 120% हो गया, नीचे कितना 100 माइनस 16 कितना 84, तो आपने देखा 12 सत्ते 8, तो मार्क प्राइस कितना हो गया 800 रुपये। ये वाला क्वेश्चन है, देखो कितना आसान है। 56 लीटर मिक्सचर है मिल्क और वाटर का, जिसमें मिल्क और वाटर का अनुपात है 5:2। क्वेश्चन में बोला है कि अब रेशो जो है 7:2 बनाना है, ठीक है, कुछ मिल्क ऐड करके। तो आपने देखा वाटर तो उतने का उतना, और वाटर का रेशो भी सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ पे जो रेशो है ये प्रॉपर रेशो है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि ऐड क्या हुआ है मिल्क, वाटर तो उतने का उतना, और वाटर की वैल्यू भी इक्वल है, तो रेशो जो है परफेक्ट है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। आपको पूछा है क्या क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रेजेंट इन न्यू मिक्सचर, मतलब 7 की वैल्यू आपसे पूछी है। नए मिक्सचर में जो मिल्क की क्वांटिटी है, मतलब नए मिक्सचर का रेशो ये, तो इसमें मिल्क की क्वांटिटी जो है 7, इसकी वैल्यू पूछी है। आपने देखा 5 और 2 7, 7 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, आपको पता है 56 लीटर का मिक्सचर था, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 56 लीटर। आसान क्वेश्चन है, दिमाग से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, इसमें पेन भी चलाना नहीं पड़ेगा। आपको बोला है क्या A% ऑफ 240 इज C, तो आपने देखा A/C कितना आ गया आपके पास 5:12, ठीक है, C% इंटू A 117.6, ठीक है। तो आपने देखा कि भैया यहाँ पे ये कितना आ गया, तो A इंटू C की वैल्यू होगी 11760, ठीक है। तो A को आप 5x मान लो, C को आप 12x मान लो, तो आपने देखा 5x इंटू 12x की वैल्यू कितनी है 11760। अब ये ना मतलब ये जो आपको यहाँ पे एक्स एक्स लेके मैं करा रहा हूँ ना, इससे पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा गया जिसमें मैंने लेंथ और ब्रेड्थ को एक्स एक्स में लिया। वो कराने का पर्पस यही है कि अगर मैं इसको रेशो से करा दूंगा ना, आप बोलोगे सर वैसे तो आप रेशो लेके चलते हो, ठीक है, अब आप रेशो की बात ही नहीं कर रहे, मतलब आप क्या करते हो, आप डायरेक्टली 5 इंटू 12 की वैल्यू इसके इक्वल पुट कर देते हो। तो भाई एक चीज है यहाँ पे क्या कि यहाँ पे 5 का रेशो और यहाँ पे 12 का रेशो, मतलब यहाँ पे जो x² बनता है ना, फिर बंदा उसको भूल जाएगा। मतलब आप एक की वैल्यू यहाँ पे 196 निकाल के अंडर रूट करना भूल जाओगे, जो कि आपको करना है। क्यों? क्योंकि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपकी बार। अगर वो ऐड और सब्ट्रैक्ट रहता है ना, तब तक तो ठीक रहता है। क्यों? क्योंकि x की डिग्री 1 रहती है तब तक। अभी दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। अब मान लो यहाँ पे एक बात है, क्या मान लो A/B/C आपको दिया है कितना 1:2:3, और आपको बोल दे क्या कि A इंटू B इंटू C की वैल्यू जो है वो 60 है, ठीक है, 60 नहीं, आप 6000 मान लो, ठीक है।
तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि 1 इंटू 2 इंटू 3 की वैल्यू 6000, तो एक की वैल्यू आपको कितनी 1000 रखनी है, मतलब एक की वैल्यू आप 1000 बना दो। आपको यहाँ पे देखना है कि मल्टीप्लाई हो गए, डिग्री इधर 3 आ गया है, तो इधर आपको क्यूब रूट भी करना पड़ेगा। तो उस लिए हमारा प्रेफरेबल नहीं रहता, सिर्फ प्लस और माइनस में ही प्रेफरेबल रहती है ये चीज, क्योंकि प्लस और माइनस में क्या होता है, डिग्री ना 1 बचती है। अगर मैं 5x और 12x को ऐड कर दूं तो बचेगा कितना 17x, तो x की डिग्री 1 आ रही है। अब 1 डिग्री पे कोई लोचा नहीं है, लोचा आता है सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री पे। तो थर्ड डिग्री जो है आपको पता है जब मिलती है पुलिस वालों से तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज का कि जो चीज आपको कराई जा रही है ना वो परफेक्ट है, आप मान के चलना कि जो भी आपको कहाँ x ले लिया वो आपके लिए परफेक्ट है, कहाँ आपको ऐसे ही करा दिया वो भी चीज आपके लिए परफेक्ट है। मतलब जो भी मैं आपको बताता जाऊंगा ना आप मान के चलना कि आपको दिक्कत कोई नहीं आएगी इससे, ठीक है। और आपको पर्पज भी बता दिया क्यों नहीं हम 5 इंटू 12 डायरेक्ट कर सकते, क्योंकि डिग्री 2 हो जा रही है। अगर कोई इतना याद रख सकता है क्या कि 5 इंटू 12 अगर मैं कर रहा हूँ डिग्री 2 हो रही है तो मुझे इधर जाके अंडर रूट करना, उसके लिए बहुत अच्छी बात है, वो एक्स को ले ही मत, ठीक है ना। मतलब पुर्जा खोलते चलेंगे किसका, सारे क्वेश्चंस का, ये चीज मान लेना आप लोग, ठीक है। तो आपने देखा 6 पे अगर मैं इसको काट दूं तो 1 और 57 54 और 36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14। आपसे पूछा है a प्लस सी, मतलब 5x प्लस 12x, मतलब 5 प्लस 12x 17x पूछा है। तो 17 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 17 इंटू 14 कर लेते हैं। आपने देखा कि 7 लास्ट में 8 आएगा, यूनिट डिजिट 8, 38 जो है आपका करेक्ट आंसर हो। 7 4 जो 28, तो आपने देखा यूनिट डिजिट जो है 8 हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आप क्या करो, आपने देखा कि सारी जगह 3x रूट वाई और 2y रूट एक्स है, तो आप इसको x मान लो, a मान लो, सॉरी इसको b मान लो, p q भी मान सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे लिखा है a प्लस बी a माइनस बी, मतलब इसको सारे को सॉल्व करने से अच्छा इतना पूरा लिखने के बजाय आप पहले एक सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाओ, ठीक है, कि उसके बाद कोई चारा नहीं है, उसके बाद मुझे वैल्यू से ही सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब जब तक कटने कटाने की बात है ना तब तक आप a और b को ही यूज कर लें, ठीक है। तो आपने देखा कि नीचे एलसीएम कितना आ गया, a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपने देखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपने देखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इधर क्या हो गया 4ab और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू आप देखो, आसान है क्वेश्चन सॉल्व करना अब, ठीक है। और a स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर y, बी स्क्वायर होगा 4y स्क्वायर x, और इसको इक्वल टू रखा हुआ है इज सेम एज दैट ऑफ अंडर रूट एक्स वाई, ठीक है। मतलब अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये कट गया, ठीक है जी। अब आपने देखा 4 तिया 12 दूनी 24xy इक्वल टू 9 xy को अगर मैं कॉमन ही ले लूँ इनमें से, xy को अगर मैंने कॉमन लिया तो 9x माइनस 4y, ठीक है। तो xy गया। अब 9x माइनस 4y की वैल्यू आपके पास 24 आ चुकी है। अब ऑप्शन चेक कर लो, ये सही है। देखो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। अभी ये चीज परसेंटेज में मैंने करानी है, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब जो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज आएगा, अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो वो कैसे आएगा,
लेंथ में इतना जितना इंक्रीमेंट हुआ है, ब्रेड्थ में जितना इंक्रीमेंट हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ बाई 100। ठीक है, अगर डिक्रीमेंट हुआ है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो आपने देखा लेंथ जो है वो 12% इंक्रीज हुई, ब्रेड्थ जो है वो 18%, 18 नहीं 8% डिक्रीज हुई। तो आपने देखा 12% माइनस 8% माइनस 12 इंटू 8/100। आपको मैंने बताया था ना कि एक वैल्यू में अगर मैं दो बार इंक्रीमेंट करूं, एक बार x%, एक बार y% का, तो उसमें फाइनल इंक्रीमेंट कितने का होगा, इतने का। अगर एक बार x% इंक्रीज करूं, y% डिक्रीज करूं, तो x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। और अगर मैं दोनों ही डिक्रीज करूं, x भी y भी, तो ये चीजें मैंने आपको बताई थी। तो अब आपने देखा लेंथ में इंक्रीमेंट आ गया कितना, 12%, ब्रेड्थ में डिक्रीमेंट आ गया 8%। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब एरिया में लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है। अगर लेंथ और ब्रेड्थ एडिशन में होते, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल की बात करूं, लेंथ और ब्रेड्थ एडिशन में होते और सेम ही, तब क्या होता, तब जो होता सेम ही होता, क्या, लेंथ में ही इंक्रीमेंट हो जाता। मतलब वो बोल देता कि लेंथ में इतना इंक्रीमेंट है। अब बताओ, जैसे मैं आपको बात बताता हूँ, एक देखो ध्यान देना, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आपको अगर वो बोल देता, मान लो स्क्वायर की बात करता है, स्क्वायर का पैरामीटर क्या होता है, 4 है। ठीक है, आपको बोल देता कि साइड जो है वो क्या हुआ, 10% इंक्रीज हुई है, तो आपको पता चल जाता कि पैरामीटर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए है। ए मतलब ऐसा भी कह सकते हैं क्या कि यहाँ पे डिग्री जो है ए की 1 है, तो डिग्री अगर 1 है तो ए की बार इंक्रीमेंट। अगर मैं यहाँ पे एरिया की बात करता, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में डिग्री जो है 2 की है। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दो आप, तो आपने देखा यहाँ पे जो है अगर लेंथ और ब्रेड्थ को मैं मल्टीप्लाई करूँ, मान लो लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है, तो आप देखोगे लेंथ का स्क्वायर बन रहा है, और लेंथ और ब्रेड्थ अगर यहाँ पे इक्वल है, पैरामीटर की बात करूँ तो आप देखोगे 2l हो रहा है, मतलब यहाँ पे डिग्री 1 हो जा रही है, यहाँ पे 2। अगर वॉल्यूम की बात करूँ डिग्री 3 हो जाती है। तो पैरामीटर में भी एक बार इंक्रीमेंट, मतलब अगर साइड 10% इंक्रीमेंट हुआ है तो पैरामीटर भी सेम। एरिया की बात करूंगा तो 10% के 2 बार इंक्रीमेंट होंगे, और वॉल्यूम की बात करूंगा तो 10% के 3 बार इंक्रीमेंट होंगे। ठीक है ना, मेरी ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ से तो 4 आ गया, 4 माइनस 0.96, तो 3.04% आ गया, और प्लस में है तो मतलब इंक्रीज हुआ है। ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया है क्या, देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है, आप लोग इसको ऑप्शन से सॉल्व करें। कैसे, आपने देखा आपको एक साइड दे दी ट्रायंगल की और आपको पैरामीटर बोल दिया। पैरामीटर कितना बोला है आपको, पैरामीटर आपको बोला है कि तीनों साइड का जो जोड़ है वो कितना है, पैरामीटर की वैल्यू कितनी है, 18। ठीक है, आपको पता है एक साइड कितनी दे दी, 7, तो बी और सी का जोड़ कितना हो गया, आपको पता चल गया, बी और सी का जोड़ कितना, 11। 7 4 11, 6 और 5 11, 3.5, मतलब सारों का जोड़ ही 11, मतलब पैरामीटर से तो बात ही नहीं बनी ऑप्शन से सॉल्व करने की। अब एरिया की बात कर लेते हैं। आपको एक चीज पता है क्या, आपको पता है कि जब भी 3 साइड दी हो किसकी, ट्रायंगल की, तो एरिया कैसे निकलता है, हीरोन्स फॉर्मूला से। हीरोन्स फॉर्मूला के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको पहले तो सेमी पैरामीटर चाहिए। आपको पता है कि पैरामीटर अगर 18 है तो सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, हीरोन्स फॉर्मूला से ये, तो आपने देखा कि सेमी पैरामीटर कितना, 9। ठीक है, अब आपको पता है एक साइड जो है वो 7 है, तो 9 माइनस 7 में करूंगा 2 आ जाएगा, मतलब 9 दूनी 18, तो अब तक आ ही चुका है। कितने में से, आपने देखा एरिया कितना है, 108। 108 को अगर मैं देखूं फैक्टर बनाने शुरू करूं तो 18 तो आना ही है, 18 के बाद क्या बचा, 6। अब 6 का दो चीज हो सकती है, क्या, या तो 18 इंटू 6 इंटू 1 हो जाए, 18 तो कॉमन ही रहना है, क्योंकि मेरे को पता चल गया एक साइड और सेमी पैरामीटर, तो मुझे दो वैल्यू पता चल गई, 9 और 2 का मल्टीप्लाई करूँ 18, 18 तो कॉमन ही रहना है। या तो ऐसा हो सकता है कि 18 इंटू 6 इंटू 1 हो जाए, या फिर 18 इंटू 2 इंटू 3 हो जाए। ठीक है ना, अब 18 इंटू 2 इंटू 3 तब होगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू 2 और यहाँ पे वैल्यू 3 आएगी तब जब b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 6 हो। और अगर मैं 7 और 6 को जोड़ दूं तब तो 13 आ रहा है, पर 7 और 6 को जोड़ने से आना चाहिए 11, मतलब ये 7 और 6 वैल्यू सही नहीं है। अब मैं यहाँ पे 18 इंटू 6 इंटू 1 की बात करता हूं। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये 6 और 1 आना तभी पॉसिबल है जब b की वैल्यू तो कितनी हो, 3, और c की वैल्यू हो 8। ठीक है,
तो आपने देखा कि बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 8, 3 और 8 को जोड़ू 11 आ रहा है और 3 और 8 ऑप्शन में भी है, मतलब यही सही है। तो 3 और 8 जो थी बची हुई दो साइड थी किसकी, ट्राइंगल की। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको पता है हम लोग रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो आप रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर दें, तो आप क्या करें, आप इन दोनों को एक मान लें, इन दोनों को एक, मतलब इसको एक मान ले, आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो आपने देखा ऊपर तो कितना हो गया, ऊपर हो गया आपके पास 1 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3, और नीचे कितना हो गया, आपने देखा a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे ही सॉल्व कर लेता हूँ। आपने देखा कि यहाँ पे आ जाएगा 3, मतलब 2 प्लस 1 3 और 2 रूट 2, और यहाँ से आएगा आपका -3। तो आपने देखा ये तो गया। तो आपने देखा कि ऊपर कितना आ गया, 4 प्लस 4 रूट 2 माइनस रूट 3, और नीचे कितना है 2 बाय रूट 2, 2 बाय रूट 2, 2 बाय रूट 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। आपने देखा कि आपको बनाना क्या है, आपको यहाँ तो सीधा ही आ जाए कोफिशिएंट, कोई भी ना है, मतलब कांस्टेंट टर्म आ जाए, या रूट 2 का कोफिशिएंट, रूट 3 का कोफिशिएंट, या रूट 6 का कोफिशिएंट। देखो पहले तो आप इसको काटोगे तो रूट 2 आ जाएगा, ठीक है, इसको काटोगे तो 2 आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि मैं यहाँ पे भी रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे भी रूट 2 से कर दूं, तो इसको सॉल्व करके क्या आने वाला है, आप देखोगे रूट 6 और यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। तो आप देखो कि ये लिखा है रूट 2 प्लस 2 माइनस रूट 6 बाई 4। तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि रूट 2 का जो कॉफिशिएंट आया है, मतलब b की वैल्यू तो 1 आ गई, और जो कांस्टेंट टर्म है वो कितनी आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई, और रूट 6 का कोफिशिएंट कितना है -1/4, तो माइनस डी की वैल्यू -1/4, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 1/4, सी की वैल्यू कुछ आई नहीं 0। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपसे पूछा है। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ शायद हो चुकी है इसमें, इक्वेशन में तो नहीं पंगा। तो 2 प्लस रूट 2 ओ मैं 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना भूल गया, मतलब ये जो 4 है ना, इसको रूट 3 से मल्टीप्लाई करना भूल गया मैं। तो अब तो ये 4, तो ये तो गया, रूट 6 रह गया खाली, ठीक है। तो माइनस डी की वैल्यू -1, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1, सी की वैल्यू तो 0 है, ठीक है जी। तो आपने यहाँ से देखा कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपने किया, तो आंसर आ रहा है आपका 4। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है क्या कि एक आदमी के पास 10,000 रुपये है, उसने 10,000 का कुछ पार्ट 15% पे दे दिया और बचा हुआ पार्ट उसने 10% पे दे दिया। उसको टोटल इंटरेस्ट मिला कितना, 5 साल के बाद इतना। आपने देखा 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 6500 रुपये है, तो 1 साल का निकाल लो कितना है 1300, ठीक है। अब इस पे एलिगेशन लगाना बहुत आसान है। कैसे, आपने देखा 15% जो है, मतलब पहला जो पार्ट था 10,000 का, वो उसने 15% पर एनम पे दिया, तो 15% पर एनम मतलब आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि पहले साल का ब्याज कितना होगा 1500 रुपये। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ से एक चीज़ देखी क्या कि 10,000 रुपये का अगर मैं 15% निकालूं तो आप देखोगे 1500 ब्याज बैठता है कितना, साल का। फिर आपने देखा कि 10,000 के ही कुछ पार्ट का, मतलब 10,000 का जो पहला पार्ट था, मतलब 10,000 में से कुछ रकम उसने 15% पे दी, तो उसका ब्याज कितना आ गया 1500 रुपये, और बची हुई रकम उसने 10% पे दी। तो आपने देखा 10,000 का 10% कितना हो जाएगा 1,000, मतलब उससे उसको कितना ब्याज आया 1,000 रुपये। पर वास्तव में जो ब्याज आया है दोनों रकमों को मिला के, मतलब जो पहला पार्ट और रिमेनिंग पार्ट, दूसरा पार्ट, दोनों पार्ट को मिला के जो 10,000 रुपये बनते हैं, उस पे टोटल ब्याज कितना आया, 5 साल का ब्याज कितना 6500। अब आपने देखा ये भी 1 साल का ब्याज, ये भी 1 साल का ब्याज, तो मैंने यहाँ पे 1 साल का ब्याज निकाल लिया 1300। तो 1300 जब आया तो मेरा यहाँ से एलिगेशन से यहाँ पे आ गया 300 और यहाँ पे आ गया 200, मतलब जो अमाउंट डिवाइडेड थी वो 3:2 में डिवाइडेड थी।
क्वेश्चन में पूछा डिफरेंस बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द अमाउंट ही लेफ्ट। तो आपने देखा कि टोटल कितना हो गया अमाउंट, 3 और 2 जोड़े 5, 5 की वैल्यू कितनी है 10,000, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,000। यही आपसे पूछा था कि दोनों अमाउंट के बीच का डिफरेंस, मतलब दोनों की रेशो का डिफरेंस कितना। तो आपने देखा दोनों रेशो का डिफरेंस आ गया 1, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 2,000 रुपये। ठीक है, या फिर कोई कहे सर और कोई तरीका, एक तरीका यह है कि 10,000 में से मान लो x रुपए उसने 15% पे दे दिए। ठीक है, अब बचा कितना 10,000 माइनस x, वो उसने 10% रेट पे दे दिए। ठीक है, और टोटल इंटरेस्ट उसको कितना मिला, टोटल इंटरेस्ट उसको 5 साल का 6500 मिला। तो मैं यहाँ पे 1-1 साल की बात कर रहा हूँ, आप 5-5 साल भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इससे भी सॉल्व कर लेना, इससे भी हो जाएगा। मेरे को एलिगेशन ज़्यादा आसान लगता है तो मैं इसको पकड़ लेता हूँ हर क्वेश्चन में, और इससे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, देखो क्या आपने देखा एक अमाउंट उसने 15% पे दे दी, बची हुई उसने कितने पे दे दी 10% पे, और आपने देखा कि 1 साल का ब्याज कितना 1300, 1 साल का ब्याज 1300 है, प्रिंसिपल है 10,000। तो आपने देखा कि जो पूरी अमाउंट, जो कि पूरी 10,000 अमाउंट पे ब्याज बना है टोटल, वो कितना बना है 13% पर एनम। तो आपने देखा यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 2, 3:2, ऐसे भी हो सकता था क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ से भी 3:2 है, यहाँ से भी 3:2, मतलब अमाउंट जो है 3:2 में डिवाइडेड है। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसके बाद फिर ये आ जाएगा, उसके बाद फिर ये आ जाएगा। ठीक है जी, पर ये वाला क्वेश्चन में देखो थोड़ा टाइम लगने वाला है। देखो कैसे, मैं तो वैसे इसको ना 2 लाइनों में कर दूंगा। देखो कैसे करेंगे हम लोग। आपने देखा कि यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं पीओ को ज्वाइन कर लूँ पहले तो। वेट, मैंने क्या किया, पीओ को ज्वाइन कर लिया यहाँ से। ठीक है जी, और फिर मैंने ए बी को ज्वाइन कर लिया। अब क्या हुआ है यहाँ पे, आपने देखा कि पहली बात तो ना ओबी जो है, रेडियस जो है टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो आपने देखा ये रेडियस और ये पीओ है, पीओ की लेंथ कितनी है 13 सेंटीमीटर। तो आपके पास टेंजेंट की लेंथ आ गई कितनी 12। आपको पता है 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। अगर पीबी अगर 12 है तो पीए भी 12 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। अब आपने देखा कि ये ए बी हमने क्या किया, ए और बी को ज्वाइन कर दिया, कॉर्ड बन गई। अब कॉर्ड जो है पीओ को 90 डिग्री पे काट रही है। ठीक है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो आपने एक चीज देखी क्या, कि मैं देखता हूं कि ट्रायंगल ओ डी ए है जो, वो सिमिलर है। मैं पहले भी ये क्वेश्चन करा चुका हूं। ओ डी ए जो है वो सिमिलर है किस ट्रायंगल के, आपने देखा ओ डी जो ए जो है वो किसके सिमिलर है, छोड़ो ओ डी बी की बात करते हैं। ओ डी बी की बात करता हूं मैं, नीचे से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, ऊपर जाते ही नहीं। आपने देखा ट्रायंगल ओडीबी जो है वो सिमिलर है किस ट्रायंगल के, आपने देखा ओडीबी जो है वो ओबीपी के सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, आपने देखा एंगल ओ तो दोनों में कॉमन है, और एंगल ओडीबी जो है वो 90 डिग्री और एंगल ओबीपी भी 90 डिग्री है। तो आप कह सकते हो कि बाय ए सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई आपस में। मैंने देखा मुझे लेंथ किस किस की पता है, मुझे लेंथ बीडी की निकालनी है, तो मैं पहले बीडी लिख लेता हूँ। अगर मैंने बीडी लिखा तो इधर से मुझे बीपी लिखना पड़ेगा, और फिर मुझे पता किस किस की लेंथ है, मुझे पता है ओडी की नहीं पता, मुझे ओबी की लेंथ पता है। तो ओबी की पता है, मैं यहाँ पे ओपी लिखता हूँ। तो आपने देखा कि बीडी की लेंथ आपके पास आ गई। बीडी की लेंथ कितनी होगी, बीपी, बीपी को यहाँ ले जाओ 12, ओबी, ओबी कितना है, ओबी है 5, और ओपी कितना है 13। तो आपके पास बीडी की लेंथ आ गई कितनी 60/13। आपको पता है बीडी की लेंथ और एडी की लेंथ बराबर है, तो एबी कितना आ गया, एबी जो है ट्वाइस ऑफ बीडी होगा। तो एबी की लेंथ आपके पास कितनी आ गई 260/13। तो ये कितना हो गया 120/13। एक चीज पता लगी मुझे, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB आपको M दिया, मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB निकालना है। आप देख सकते हैं क्या कि देखो मुझे PAB पता है, मुझे PB पता है, मुझे AB भी पता है। तो तीनों साइड अगर मुझे पता है, ठीक है, तीनों साइड अगर मुझे पता है तो मैं निकाल सकता हूँ हीरोन्स फॉर्मूला से। पर यहाँ पे फ्रैक्शन है, हीरोन फॉर्मूला सॉल्व करना मुश्किल है। अब आप देख सकते हैं कि जो
PAB ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपको पता है कि जो यहाँ पे PD है ये हाइट हो जाएगी। अगर मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दूं तब भी मेरा एरिया आ जाएगा। मतलब मुझे PD निकालनी है। अब मैं PD निकाल लेता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे PD निकालने के बाद हाइट पता चल जाएगी। हाइट पता चलने के बाद बेस मैं पता ही कर चुका हूं, बेस कितना है AB। हाइट अगर मुझे पता चल जाए मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी होता है। तो आपने देखा कि अब मुझे PD किससे पता लगेगी? मुझे PD पता चलेगी किससे? ट्रायंगल OBP किसके सिमिलर होनी चाहिए? अब आपने देखा कि OBP को ट्रायंगल P और D और B, ठीक है। अगर मैं अब दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर देता हूं, कौन कौन सी दोनों ट्रायंगल? एक तो ट्रायंगल है OBP और एक ट्रायंगल मतलब यही वाली ट्रायंगल है एक तो, और एक ट्रायंगल है कौन सी? BDP। तो आप कह सकते हैं क्या कि P एंगल तो दोनों में कॉमन है और एंगल P एंगल तो दोनों में ही कॉमन है, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में P एंगल कॉमन है और एंगल OBP जो है एंगल BDP पे के इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। तो बाय AA सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हो गई आपस में। तो आप लोग एक चीज यहां से आप देख सकते हैं क्या कि आपको लेंथ किसकी पता है? आपको OB की लेंथ पता है, तो OB बाय BD की भी लेंथ आपको पता है, ठीक है। और पता किसकी करनी है? अब आपको पता करनी है लेंथ हमें PD की। तो PD के लिए BP पता होनी चाहिए। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। OB की लेंथ कितनी आ गई? PD पता करनी है ना, तो PD क्या होगा? BP इंटू BD बाय OB। तो आपने देखा BP की लेंथ कितनी है? BP जो है वो 12 है। BD कितना है? BD जो है अभी निकाला था हमने 60/13। और OB कितना है? OB जो है रेडियस है कितनी? 5। तो आपने देखा ये गया 12 पे, तो 144/3 आ गया, ठीक है। अब मैं एरिया निकाल सकता हूं। मुझे बेस भी पता है, बेस कितना है? 120/13 और मुझे हाइट भी पता है। हाइट कितनी है? 144/13, ठीक है। अब मुझे बेस भी पता चल गया, मुझे हाइट भी पता चल गई। तो ये आ गया मेरे पास एरिया, मतलब ये आ गई आपके पास M की वैल्यू, ठीक है। अब आपको करना क्या है? √M/15। तो अंडर ये आ गया 60, तो 60 इंटू 144/13 इंटू 13 और यहाँ पे 15 आ गया। अब 15 चौक 60। आपने देखा 4 को अगर मैं बाहर निकालूँ 2 आएगा, 144 को बाहर निकालो अंडर से तो 12 और 13 इंटू 13 तो 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास? 24/13, जो कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। यही तरीका सबसे आसान है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आप दोनों सिमिलरिटी लगा के, मतलब दो ट्रायंगल पे पहले सिमिलरिटी लगाओ फिर दो ट्रायंगल पे बाद में सिमिलरिटी निकाल के आप BD निकाल लें। BD से AB आ जाएगा क्योंकि AB दुगना हो जाएगा BD से, और फिर आप PD निकाल लें, उससे आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है। एक सेकेंड ड्रॉ हुआ है एक पॉइंट P से, मान लो ये पॉइंट P है, बाहर से ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। अब सर्कल को मिलता है ये A पे, सेंटर से होके गुजरता है और सर्कल से निकल जाता है ये किससे? B पॉइंट से। तो आपने देखा कि पहले सर्कल से, मतलब सर्कल पे पहले टच हुआ A पे, ठीक है, और सेंटर से पास हुआ तो ये सेंटर मान लो, और ये B। तो आपने देखा ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट एक ड्रॉ हुआ है तो मान लो कहीं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ हुआ होगा, ठीक है जी। तो इसकी लेंथ आपको 12 सेंटीमीटर दे दी। अब आपने देखा लेंथ और रेडियस का जो वो होता है, क्या मतलब लेंथ और मतलब लेंथ नहीं, सॉरी, टेंजेंट और रेडियस जो आपस में मिलते हैं जाके वो 90 डिग्री में मिलते हैं। और आपको रेडियस भी दे रखी है कि इसकी सर्कल की, आपने देखा ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5 हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा कि सेंटर से अगर मैं टेंजेंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, जहां पे टेंजेंट जो है टच कर रहा है, अगर मैं सेंटर से जहां पे टेंजेंट टच कर रहा है सर्कल के उस पॉइंट पे अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो रेडियस बनता है। तो आपने देखा टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। अगर ये 5 है, ये 12 है और ये सेंटर है PC, मतलब C जो है सेंटर है, तो PC की लेंथ कितनी हो जाएगी? 13 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। अब 13 में से AC जो है, मतलब PC में से अगर मैं AC घटा दूं तो मेरे पास PA की लेंथ आ जाएगी। तो 13 में से 5 घटाया तो कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन है। अब इसमें वो ना लगाने बैठ जाना क्या कि आप यहाँ पे x मान लो इसको
तो x इंटू एक्स प्लस 10 मतलब पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी डी का स्क्वायर, वो मत लगाना। ये क्वेश्चन ऐसे ही ट्रिपलेट से सॉल्व हो रहा है तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है आपको कुछ लगाने की, ठीक है। 12 का स्क्वायर, तो उससे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। 144, तो यहाँ से भी आपको पता चल जाता है वैसे कि 8 और 18 का मल्टीपल होता है 144, तो x की वैल्यू 8 रही होगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है कि 25 आदमी 16 दिन में काम खत्म कर देते हैं, ठीक है। 4 days आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग, मतलब 4 दिन काम कर चुके हैं। आपने देखा 25 आदमी 16 दिन में काम कर सकते हैं, अब 25 आदमी 4 दिन काम कर चुके हैं, तो काम बचा कितना? 25 इंटू 12, मतलब 25 आदमियों का 12 दिन का काम बचा। 5 मोर मैन विद इक्वल वर्कमैनशिप, मतलब 5 और आदमी मतलब 5 और आदमी आ गए जिनकी एफिशिएंसी जो है बिल्कुल सेम है इन 25 आदमियों जैसी, उनको ज्वाइन कर लिया। हाउ मेनी डेज विल बी नीडेड बाय ऑल टू कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क, रिमेनिंग टास्क इतना है। 5 आदमी और आ गए, 25 आदमी पहले थे, 5 आदमी और आ गए, तो आदमी हो कितने गए? 30 दिन निकाल लो। ये क्या हो गया? m1d1 इक्वल टू m2d2 हो गया। तो आपने देखा ये गया 2 पे, ये गया 5 पे, ये गया 5 पे, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, मतलब 10 दिन में आपका काम डन है, ठीक है ना। DI कर लेते हैं। क्वेश्चन बोला है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट दैट क्वालिफाइड फ्रॉम कॉलेज बी एंड डी, ठीक है। तो आप पहले तो एक चीज देखें क्या कि ये जो है अपीयर्ड, मतलब ये वाले बच्चे अपीयर्ड हैं, ये वाले बच्चे क्वालिफाइड हैं। कॉलेज बी में आपने देखा, कॉलेज बी में जो है 420 बच्चे क्वालिफाइड हो गए। अपीयर कितने हुए थे? अपीयर हुए थे 560 बच्चे। तो आपने देखा परसेंटेज में निकाल लो तो कितना आ जाएगा? ये गया 3 पे, ये गया 4 पे, तो 300/4 कितना आ गया? 75%, मतलब 75% बच्चे जो है कॉलेज बी के क्वालिफाइड हो गए, ठीक है। कॉलेज डी के देख लेते हैं। आपने देखा 432 बच्चे जो है क्वालिफाइड हो गए और टोटल बच्चे कितने अपीयर हुए? 480। तो आपने यहाँ से देखा कि एक ही ज़ीरो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4320। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 48 से, तो 48 9 जाता है, तो 90%, मतलब 90% बच्चे ऐसे हैं कॉलेज डी से जो क्वालिफाइड हुए हैं। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज, तो 15% डिफरेंस है, आसानी है। क्वेश्चन में बोला है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 9800। नंबर ऑफ गर्ल्स पूछी है कॉलेज बी में। आपने देखा 9800 टोटल नंबर ऑफ बच्चे। अब ये जो है परसेंटेज के हिसाब से पाई चार्ट बना है, तो आपने देखा कि कॉलेज बी कौन सा? ये, मतलब 16% बच्चे हैं। अब 9800 का 16% बच्चे, ये बच्चे जो है किस में है? कॉलेज बी में है बच्चे, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज बी आ गया आपके पास। भाई कॉलेज बी में इतने बच्चे हैं। अब कॉलेज बी में गर्ल्स और बॉयज का रेशियो कितना है? 5:9। तो आपने देखा 5:9 जो है गर्ल्स और बॉयज का रेशियो, तो टोटल रेशियो कितना हो गया? 14। तो 5 और 9 14, 14 की वैल्यू कितनी? 98 इंटू 6, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? आपने देखा कि 14 जो है वो कितने हो जाएगा? यहाँ पे चले जाएगा 14 7 पे, तो 7 इंटू 16। आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है गर्ल्स बताओ, गर्ल्स कितनी है इन कॉलेज बी। तो आपने देखा गर्ल्स का जो रेशियो है वो 9 रेशियो है, मतलब 9 की वैल्यू बतानी है। तो 16 इंटू 7 इंटू 9, यूनिट डिजिट देख लो क्या आएगा? 9 6 जा 54 और 4 7 जा 8, तो 8 आना चाहिए लास्ट में, मतलब 1008 बच्चे, ठीक है। क्योंकि चारों ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग अलग है, यूनिट डिजिट से सॉल्व करना सबसे आसान है। क्वेश्चन में बोला था परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रॉफिट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। परसेंटेज इंक्रीज आपने दिया, ये ईयर दे दिया आपको, ये प्रॉफिट इन करोड़ दिया और ये परसेंटेज इंक्रीज। लो सीधी सीधी वैल्यू दे दी यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज की। ये वाली वैल्यू सबसे ज़्यादा है क्योंकि बाकी जो वैल्यू है 26.88 से कम ही है, तो 2013 जो है आपका करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। क्वेश्चन बोला इफ द कंपनी डी, इफ द कंपनी डी, इफ इन द कंपनी डी, इन आएगा यहाँ पे, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज अबव द एवरेज सैलरी, ठीक है। तो आपके पास क्या गिवन है? आपके पास गिवन है फॉलोइंग ग्राफ जो है विद रिस्पेक्ट टू मेल और फीमेल का रेशियो आपको दिया है, मतलब जो मेल एम्प्लॉयज है और जो फीमेल एम्प्लॉयज है उनका आपको रेशियो दिया है, किस में? कंपनी डी में, ठीक है।
ठीक है, और ये जो है बिलो एवरेज सैलरी है, ये अबव एवरेज सैलरी है। तो आपको बोला है कि आप परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय अबव द एवरेज सैलरी कितने हैं, 16% जो है एम्प्लॉयज है अबव एवरेज सैलरी, और जिनकी वैल्यू जो है 80% है। आपने देखा 16% की वैल्यू कितनी है, 80%, सॉरी 16% की वैल्यू कितनी है, 80, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो 80 हैं जिनकी सैलरी अबव द एवरेज सैलरी है। ठीक है, तो आपने देखा कि 16% की वैल्यू 80, ए की वैल्यू कितनी हो गई 5, 100% की वैल्यू कितनी हो गई 500। तो आपने देखा 500 जो है वो कंपनी डी में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है। कंपनी डी में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं 500, जिसमें से 80 जो है वो अबव द एवरेज सैलरी एम्प्लॉय है। तो इनमें से अगर 80 घटा दिया तो 420 आ जाएगा। 420 वो वैल्यू आ गई जो आपके पास बिलो एवरेज सैलरी एम्प्लॉय है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नॉन जो भी तैयारी कर रहा हो आपकी CGL CHSL CPO 2021 की। कमेंट कर देना अपने प्रीशियस रिव्यूज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहे, तैयारी करते रहे। थैंक यू।